हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। इसमें से हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ जो है कि पर्णपाती या पतझड़ वाली जो है कि वनस्पतियों के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मरुस्थलीय या कटीली वनस्पतियां। ठीक है, इसको कटीली वनस्पतियां या मरुस्थलीय वनस्पतियां कहा जाता है। कटीली या मरुस्थलीय वनस्पतियां। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कटीली या मरुस्थलीय वनस्पति। ठीक है, तो कटीली या वनस्पति मरुस्थल, यहाँ पे वर्षा अत्यंत कम। वर्षा क्या होगा? अत्यंत कम होगा। अत्यंत कम का मतलब औसतन वर्षा जो है आपका 50 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से भी क्या होगा? कम। ठीक है, एरो नीचे दिखा रहा है तो मतलब 50 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है, तो ऐसे जो है कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है तो किन क्षेत्रों में होती है? तो देखिएगा, आपका राजस्थान है, ये क्षेत्रों को भी देख लीजिएगा। राजस्थान, गुजरात, आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा के साथ साथ आपका पंजाब भी हो जाएगा। ठीक है, इतने क्षेत्र आपको मिलेंगे कटीली वनस्पतियों। कटीली वनस्पतियां इन क्षेत्रों में क्या होंगी? पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश की मात्रा अत्यंत कम होती है। अत्यंत कम का मतलब औसतन वर्षा जो यहाँ पे होगा वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इन क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं वनस्पतियां कौन सी पाई जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वनस्पतियां पाई जाएंगी आपकी नागफनी, खजूर, खजूर के बाद जो है आपकी हो जाएगी जंगली बबूल, जंगली बबूल के बाद आपका हो जाएगा बेर, बेर के बाद आपका हो जाएगा फर्न। ठीक है, इतना आपको कटीली वनस्पतियों के अंतर्गत देखना है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा कटीली वनस्पतियों का अंतर्गत। ठीक है, कटीली वनस्पतियों के अंतर्गत एक चीज समझिएगा। एक शब्द यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, परावर्तन। इसका मतलब क्या है? परावर्तन का मतलब है कि वापस लौटा देना। ठीक है, समझिएगा आसान भाषा में, वापस लौटा देना, इसको क्या कहा जाता है? परावर्तन। और एक बात यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण का मतलब क्या होता है? अवशोषण का मतलब हो जाता है ग्रहण करना। ठीक है, अवशोषण का मतलब आपका हो जाता है ग्रहण करना, और परावर्तन का मतलब हो जाता है वापस लौटा देना। अब एक बात बताइएगा, ये जो नागफनी, खजूर और जंगली बबूल हैं, बेर और फर्न, ये मरुस्थलीय पौधे हैं। मरुस्थलीय पौधे हैं और इन पे क्या होता है कि कांटे भी पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे होता है ये आपका नागफनी, और इस पे छोटे छोटे ऐसे कांटे निकले रहते हैं। ठीक है, ये कांटे कैसे होते हैं? कांटे कटीले और क्या होते हैं? साथ ही साथ नुकीले होते हैं। नुकीले होने का कारण क्या है? नुकीले क्यों होते हैं? क्योंकि मरुस्थल में जो है कि जल का क्या होता है? जल का अभाव होता है। तो अब बताइए, इन पौधों के लिए जल की इतना अधिक मात्रा में, मान लीजिए कि जो भी जल स्टोर है इनके पत्तियों में, जिनसे इनका काम चल रहा है, जीवन निर्वाह चल रहा है, जिनसे ये अपना क्रिया करके अपना जीवित रह रहे हैं। अब बताइएगा इन पत्तों पे, जो पत्ते हैं इन पे नुकीले नुकीले जो निकले रहते हैं, क्या? कांटे। ये कैसे होते हैं? कटीले होते हैं। कटीले और नुकीले होते हैं। कटीले और नुकीले होते हैं
तो क्या होता है, जब सूर्य की किरण आती है इन कटीलों पे पड़ती है, कांटों पे पड़ती है, तो क्या होता है, यहाँ से इनका परावर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इनका परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अगर यही कांटे नहीं रहते तो क्या होता, ये जो पौधा है मरुस्थल में उग पाता, नहीं उग पाता। क्यों नहीं उग पाता, अब डायरेक्ट अगर सूर्य की किरण यहाँ पड़ती तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत नमी है, जल की मतलब मात्रा है, इसको क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, मतलब सूर्य ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने लेगा तो क्या होगा, ये पौधे क्या होंगे, सूख जाएंगे। सूख जाएंगे, जब इसमें जल की मात्रा रह ही नहीं जाएगी तो क्या होंगे, ये पौधे सूख जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए अत्यधिक गर्मी लगती है तो क्या होता है, गर्मी के मौसम में आप जो है कि ब्लैक शर्ट तो पहनना पसंद नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ब्लैक क्या होता है, उष्मा को अवशोषित करता है। उष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। गर्मी के दिनों में आप लोग क्या पहनना पसंद करेंगे, व्हाइट शर्ट। व्हाइट शर्ट पहनना क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित नहीं करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब परावर्तित कर देता है। इसी प्रकार ये जो कांटे बने होते हैं ना, ये देखिएगा, ये नागफनी का मान लीजिए ये वृक्ष है, इस पे जो कांटे लगे रहते हैं नुकीले होते हैं और चमकीले होते हैं। ठीक है, नुकीले होने के कारण सूर्य का प्रकाश जब इन पे पड़ता है तो क्या हो जाता है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब वापस चला जाता है, मतलब परावर्तित कर देते हैं। ये कांटों पे पड़ने के बाद इतने नुकीले होते हैं कि इन पे पड़ने के बाद क्या होता है, सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके कारण ये पौधे मरुस्थल में जीवित रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। कटीली वनस्पतियों के बारे में आपको समझ में आ गया। औसत वर्षा यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम होगी। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं पर्वतीय वनस्पतियाँ, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पर्वतीय वनस्पतियाँ क्या हैं, पर्वतीय वनस्पतियाँ। ठीक है, पर्वतीय वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाएंगी, पर्वतों पर। ठीक है, ये तो मान लीजिए पर्वतीय वनस्पतियाँ में नाम है तो आप लोग सीधे से जान जाएंगे कि कहाँ पाई जाएंगी, पर्वतों पर। इनका आकार कैसा होगा, आकार की अगर बात करें, आकार की इनकी बात करें तो इनका आकार जो होगा शंकुआकार होगा। ठीक है, शंकुधारी होंगी, ये सब शंकुधारी होंगी। ठीक है, शंकु के आकार की बनी शंकुधारी वन यहाँ पे क्या होंगे, पाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शंकुधारी वन किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे, तो पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। जहाँ जहाँ आपका पर्वत होगा वहाँ वहाँ शंकुधारी पाए जाएंगे। तो आपका जम्मू कश्मीर में भी पर्वत है, उत्तराखंड में भी पर्वत है, हिमाचल प्रदेश में भी पर्वत है, और जो आपका सिक्किम में भी पर्वत है। सिक्किम के साथ साथ आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब पूर्वोत्तर भारत में भी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पूर्वोत्तर भारत। भारत की एक पॉलिसी चलती है लुक नॉर्थ ईस्ट, लुक ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इसको कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब वही जो आपका यहाँ से सिक्किम अरुणाचल प्रदेश ये वाला क्षेत्र जो आता है, इसी को नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो बात को समझिएगा। पूर्वोत्तर भारत का मतलब इधर वाला क्षेत्र, सिक्किम से सटा हुआ जो है कि वो भी आता है किसमें, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ही इसको हम कह देते हैं। पूर्वोत्तर भारत को उत्तर पूर्व भारत कह देते हैं, उत्तर पूर्व भारत। ठीक है, उत्तर में जो पूर्व भारत है वहाँ पे भी कैसे वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, पर्वतीय वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। क्यों, क्योंकि हिमालय का विस्तार जो है कि वहाँ तक है। तो बात को समझिएगा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तर पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में। ठीक है, इसको लिख दे रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से वनस्पतियां पाई जाएंगी। तो जो वनस्पतियां पाई जाएंगी उनका नाम लिख दे रहा हूँ, देवदार के बाद चीड़, महोगनी, रोजवुड,
रोजवुड, रोजवुड के साथ साथ आपका आबनुस पाइन, आबनुस और पाइन, और बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाएंगी। इतने वनस्पतियों के बारे में आप लोग जानते रहिए, ठीक है। तो अब जितने वनस्पतियों के बारे में जानते रहिएगा, अब देखिएगा एक बात और समझ लीजिएगा। जैसे कि ये कोई पर्वत है, ठीक है, 0, इसको हम लोग मान लेते हैं 0 किलोमीटर। जैसे ही अब देखिए यहाँ से जैसे ही ऊंचाई पे जाते रहेंगे हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए 5000 मीटर, तो क्या होगा, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा में क्या होगा, कमी आएगी। हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वर्षा की मात्रा में क्या होगा, कमी आएगी। ऊंचाई पे जैसे जैसे जाएंगे वर्षा की कमी होती जाएगी, ठीक है। तो वर्षा की मात्रा में कमी होती जाएगी तो वनस्पतियां विरल, जहां जैसे कि इस वाले क्षेत्र में वर्षा कम हुई तो यहाँ कैसी वनस्पति, विरल वनस्पति, ठीक है। इस बात को बस याद रखिएगा, ठीक है, विरल वनस्पति यहाँ पाई जाएगी। अब देखिएगा एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेंगे, देखिएगा जैसे जैसे हाइट ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वर्षा की मात्रा में कमी होगी। वर्षा की मात्रा में कमी होगी, जैसे कि यहाँ से इस वाले क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम है तो विरल वनस्पति, यहाँ से इस वाले में कम है तो यहाँ भी जितना ही नज़दीक रहेंगे धरातल से, जैसे कि जितने ही मैदानी भागों में रहेंगे तो क्या होगा, वर्षा जितने ही नीचे रहेंगे, ऊंचाई पे न जाके बल्कि नीचे इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। अगर ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ आए ना तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होगी, यहाँ पे उससे थोड़ा सा अधिक होगी, यहाँ पे उससे थोड़ा सा, यहाँ सबसे अधिक होगी। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे ऊंचाई से हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, और जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा में कमी होती रहेगी। हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वर्षा की मात्रा में कमी होती रहेगी, ठीक है। अब एक बात यहीं पे समझ लीजिएगा, और देखिएगा ये आपका हिमालय है, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हिमालय, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा नेपाल, इस वाले क्षेत्र में आपका नेपाल है, ठीक है, हिमालय और नेपाल, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या हो गया, इधर वाला क्षेत्र ईस्ट हो गया और इधर वाला क्षेत्र क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब देखिएगा इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा की मात्रा अधिक, इस वाले क्षेत्र में जो है कि वर्षा की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। ये पूर्वी हिमालय, ये पश्चिमी हिमालय, यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होगी। यहाँ पे जब अगर वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो यहाँ पे वनस्पतियाँ कैसी होंगी, वनस्पतियाँ जो है यहाँ की सघन होंगी, ठीक है। अब देखिएगा वेस्ट, इधर वाले क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा की मात्रा में, इन वाले क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में कमी होगी तो यहाँ की वनस्पतियाँ कैसी होंगी, यहाँ की वनस्पतियाँ जो होंगी वो विरल वनस्पतियाँ होंगी, ठीक है। यहाँ वनस्पतियों में क्या पाई जाएगी, विरलता पाई जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि हिमालय के किन क्षेत्रों में, ऐसे बना देगा क्वेश्चन, हिमालय के किस क्षेत्रों में जो है कि विरल वनस्पतियों का विकास होता है। तो विरल वनस्पतियां पश्चिमी हिमालय में पाई जाएंगी, नेपाल से देखिए यहाँ नेपाल बॉर्डर, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो इधर वाले जो पश्चिम वाले भाग है, पश्चिम वाले भाग में क्या होगा, वर्षा की कमी होगी तो यहाँ पे वनस्पतियों की विरलता पाई जाएगी, और जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ क्या होगा, वनस्पतियों की सघनता पाई जाएगी, ठीक है। आइएगा अब एक और लास्ट बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। मिटाते हैं इसको। लास्ट हमारा बच्चा है मैग्रो वन, ठीक है।
मैग्रो वनस्पतियां लिख लिया जाए या मैग्रो वन लिख लिया जाए, बात एक ही है, ठीक है। या मैग्रो लिखें हम या मैग्रो लिख दें, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं उससे कोई, ठीक है। इसको एक और नाम दिया जाता है कच्छ, कच्छ वनस्पति। इसको एक और नाम दिया जाता है कच्छ वनस्पति, ठीक है। मैग्रो कहा जाता है या कच्छ वनस्पति, ठीक है। तो इनका विकास कहाँ होता है? उन क्षेत्रों में होता है जहाँ खारे जल पाए जाते हैं। अब एक बात बताइएगा, खारा जल कहाँ पाया जाएगा? उन क्षेत्रों में खारा जल पाया जाएगा जिन क्षेत्रों की सीमाएं, जिन क्षेत्र की सीमाएं क्या होंगी? समुद्र से लगी होंगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि तटीय, इसको हम कह सकते हैं तटीय क्षेत्र में। इसको हम लोग का क्या कह सकते हैं? मैग्रो वनस्पति या कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाएंगी? तटीय क्षेत्र में। तो आपको तट के बारे में जब पढ़ाया था तो बताया था आपका पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और इधर देखिएगा आपका अंडमान। ठीक है, अंडमान निकोबार, ये सब कैसे क्षेत्र हैं? ये सब तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे हैं। तो क्या होगा? इन क्षेत्रों में मैग्रो या कच्छ वनस्पतियों का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिएगा जो वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाएंगी उसमें मैग्रोवा और उसके बाद सुंदरी, उसके बाद केवड़ा, उसके बाद एक आपका हो जाएगा कैसूरीन, कैसूरीना, ठीक है। इन प्रकार की वनस्पतियों का क्या होगा? इन क्षेत्रों में निवास हो, मतलब विकास होगा। इन क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्र में जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, और भी हैं, मैं बस उतना ही लिख रहा हूँ जहाँ जो है कि ज्यादा अधिकतर वनस्पतियों का विकास है, ठीक है। तट से लगने वाले तटीय कितने राज्य, भारत के कितने तटीय तट ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जो है कि समुद्र से, कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जो है कि तटों से लगी हुई हैं? इसको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। अब एक बात और याद रखिएगा राष्ट्रीय वन नीति के बारे में, ठीक है। तो 1894 ईस्वी में प्रथम वन नीति का 1894 में क्या हुआ? प्रथम वन नीति बनाई गई, ठीक है। प्रथम वन नीति बनाई गई। तो 1894 ईस्वी में प्रथम वन नीति बनाई गई। तो ये किसके शासनकाल में बनाई गई? अंग्रेजों के। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रिटिश के काल में बनाई गई ये वन नीति थी, ठीक है। तो अब बात आती है, तो ब्रिटिश के काल में बनाई गई थी कब? 1894 ईस्वी में। कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि अंग्रेजों द्वारा कब जो है कि वन नीति बनाई गई थी। तो सर्वप्रथम तो इतने में, अब स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हो गया तब भी तो वन नीति का निर्माण किया गया होगा। तो भारत का जो वन नीति है 1952 ईस्वी में बनाई गई, ठीक है। 1952 ईस्वी में क्या हुआ? स्वतंत्र भारत का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्वतंत्र भारत
स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, 1952 ईस्वी में बनाया गया एवं उसके बाद क्या हुआ, 1988 में इसमें संशोधन कर दिया गया, संशोधित वन नीति का निर्माण किया गया। 1988 में इसमें संशोधन, इसमें क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। ठीक है, बात को समझिएगा। तो संशोधन करके क्या बनाया गया उसको भी ध्यान में रखिएगा। 1988 में जब भारत में, स्वतंत्र भारत में 1992 ईस्वी में जो है कि प्रथम वन नीति बनाई गई भारत स्वतंत्र भारत में। ये तो ब्रिटिश काल की थी, ये जो है स्वतंत्र भारत की वन नीति थी। तो इसको क्या किया गया, संशोधन इसमें किया गया 1988 में। तो संशोधन में क्या कहा गया उन बातों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कहा गया मैदानी क्षेत्रों में जो है कि 20% वन लगाए जाएंगे। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में क्या होंगे, 20% कम से कम वन रहने चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्रों में कितने वन रहने चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 60% जो है क्या होने चाहिए, वनस्पतियां होनी चाहिए, मतलब वन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहा गया भारत के 33% भाग पर क्या होगा, भारत के 33% भूभाग पर, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, भूभाग पर क्या होगा, वन लगाया जाएगा। संपूर्ण भारत के 33% भूभाग पर क्या होगा, वन का विकास होना चाहिए, वन रहना चाहिए, मतलब वनस्पतियों का विकास होना चाहिए। कितने पे, भारत के 33% भूभाग पे। पर्वतीय क्षेत्रों में 60%, क्यों यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों 60% होना चाहिए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जितना ही वनस्पतियों का विकास होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे वर्षा, जिन क्षेत्रों में जो है कि अधिक वन का विकास होता है उन क्षेत्रों में वर्षा अधिक मात्रा में होती है। तो ये जो वनस्पतियां हैं ये जो है कि भूस्खलन को बचाएंगी। ठीक है, जब अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो क्या होगा, लैंड स्क्रैप, मतलब जो भूमि धंस जाती है उसी को लैंड स्क्रैप कहा जाता है। तो भूस्खलन जो होता है वो कम होगा इसके कारण। ठीक है, तो 1988 की संशोधित राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा क्या कहा गया, भारत के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, 60% पर्वतीय क्षेत्र में और 20% मैदानी क्षेत्र में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो बनाने से पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन बनाएं तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।